ये तो हमने बात कर ली कि सन का साइज और बाकी सारे प्लैनेट्स का साइज जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एटम के पार्टिकल्स के हिसाब से। ये बहुत ज़्यादा होता है, तो ये तो फर्स्ट बहुत मेजर जो होती है ये डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या होता है कि इन प्लैनेट्स का सन के चारों ओर रिवॉल्व करने के लिए एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहता है। यहाँ पर जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहता है, जिसकी वजह से प्लैनेट्स जो रहते हैं सन के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। मगर इन द केस ऑफ एटम जो होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिटल्स में घूमते रहते हैं, क्या मैंने बताया, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स लगता रहता है एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट ये है कि ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स और ये हो गया अब हम लोग पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स, मतलब कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की कमियां क्या थी। ठीक है, ड्रॉबैक्स ऑफ ड्रॉबैक्स। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था, सबसे पहली कमी ये थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कि रदरफोर्ड एक हमने ये एक थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एक थ्योरी है। उसके हिसाब से यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल वो रिवॉल्व करता जाता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको रिवॉल्व करने की वजह से उसकी एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, घूमने की वजह से उसकी एनर्जी लॉस होती जाती है, और एनर्जी लॉस होने की वजह से जैसे कि खूब तेजी घूम रहा है, घूमते घूमते उसकी स्पीड कम होती जाएगी और फाइनली वो रुक जाएगा। ठीक है, ये है लॉ ऑफ, ये एक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लेकिन रदरफोर्ड ने थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रदरफोर्ड जो थे काउंटर नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी एक चार्ज पार्टिकल होता है एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल होता है, और घूमने की वजह से इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी जाती होगी, हर रिवॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जाती होगी, और इलेक्ट्रॉन को फाइनली जा करके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, मतलब वहीं खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि एटम तो, इलेक्ट्रॉन तो लगा हमेशा ही रिवॉल्व करता रहता है, वो तो कभी नहीं गिरता है। तो इस मामले में रदरफोर्ड की ये थ्योरी जो थी वो रद्द की गई। ठीक है, दूसरा जो एक लास्ट पॉइंट ये आया कि स्पेक्ट्रम था, कि जो हमें स्पेक्ट्रम लाइंस मिली, वो क्योंकि एटम जो होता है वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता रहता है, तो हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम लाइन मिलनी चाहिए थी, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रल लाइंस मिलनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें निश्चित फ्रीक्वेंसी की डिफरेंट हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है। ठीक है, अब इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में हम लोग अब एक नया टॉपिक बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है और स्पेक्ट्रल लाइन कैसे बनती हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक अब यहीं ख़त्म होता है, और प्लीज़ हमारा ये चैनल वॉच करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।